भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है मान्यवर, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोलते। सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाए। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है मान्यवर। भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोलते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहे। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब मान्यवर, महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है। और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने उल्लंघन किया गया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का भी काम किया है, और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की व्याख्या। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है, तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे? मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर, देश की जनता को इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। हमने जो व्याख्या करी है, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से, या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, उसको आतंकवादी माना जाएगा।
अब एक कैटेगरी में तो मैं मानता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, आप इसमें आते हैं, तो निश्चित मानकर चलना, कठोर से कठोर दंड के आप भागी। मान्यवर, हमने बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीले गैसों और न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग के लिए बनाने का, बेचने का या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहा है। बस हो गया। अब इसमें क्या ऐसी गतिविधि है जिससे दुरुपयोग हो पाए? जहरीले गैसों को जनता के बीच में क्या प्रयोग करना चाहिए? मान्यवर, बम विस्फोट करने चाहिए, डायनेमाइट से बिल्डिंगें उड़ानी चाहिए,